I will be starting with the introduction first, which lets you revise what is, what are the shares and debentures. Then further we will proceed towards its towards its tax planning part. How tax planning in respect of shares and debentures is done in India. So let's begin. I will be sharing with you all the introduction of the term, the meaning of shares and share capital, the types of the shares, advantages and disadvantages of the shares, issue of the shares, meaning of debentures, types of debentures, advantages and disadvantages of the debentures. Then we will discuss about the difference between the shares and debentures, and after all, we will discuss about its tax planning aspects. Let's give you the introduction. So, companies, either private or public, need capital either to increase their productivity or increase their market reach or to diversify or to purchase latest model equipment. Basically, uh, there is the role of finance. पैसे का हर जगह रोल है. आप उस मनी से कोई एक प्रॉफिटेबल वेंचर में इन्वेस्ट कर लीजिए, आप उससे कोई अपने लिए इक्विपमेंट खरीद लीजिए, आप मार्केट से में कोई अच्छे मतलब मार्केट रीच बढ़ाने के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए. देयर आर फर्दर एस्पेक्ट्स ऑफ सो मेनी एस्पेक्ट्स टू बी लुक्ड अपॉन, and you can channelize the money you get from those investments, the money you get from the public in the form of either in the form of shares or in the form of debentures. You can invest it into your company to increase the productivity. So generally companies go in for IPO. कंपनी सबसे पहले जो फर्स्ट टाइम अपने लिए शेयर कैपिटल के थ्रू का पैसा रेज करती है तो उसको हम कहते हैं आईपीओ, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. एंड इफ दे हैव ऑलरेडी गॉन फॉर आईपीओ देन दे गो फॉर एफपीओ, मतलब फर्दर प्रोसेसिंग, फर्दर पब्लिक ऑफरिंग. ठीक है, अगर फर्स्ट टाइम है तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हो गया है, और अगर वो फिर से पब्लिक से पैसा एक बार वो अरेंज कर चुके हैं, चैनलाइज कर चुके हैं पैसा फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से पैसा अरेंज कर चुके हैं, उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, दोबारा से पब्लिक से इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं एफपीओ. द ओनली थिंग दे डू इन either IPO और FPO is to sell the shares or debentures. वो क्या करते हैं, शेयर्स और डिबेंचर्स को सेल आउट करते हैं कभी भी जब वो, चाहे वो IPO लॉन्च कर रहे हो चाहे वो FPO लॉन्च कर रहे हो, shares or debentures to the investors. So the term investor here represents retail investors. Retail investors मतलब कि कोई भी ऐसा नहीं मिलता आपको, जनरली आइडियली ऐसा नहीं मिलता जो आपकी कंपनी के सारे ही शेयर्स या सारे ही डिबेंचर्स को परचेज कर ले. रिटेल इन्वेस्टर हम इसलिए कह रहे हैं कि कोई अपनी कंपनी का एक शेयर खरीदेगा, कोई इफ योर कंपनी इज इशुइंग 1000 शेयर्स, तो कोई आपकी कंपनी का एक शेयर खरीदेगा, कोई 10 खरीदेगा, कोई 100 खरीदेगा, कोई 200 खरीदेगा. इस तरीके से वो शेयर्स को परचेज करते हैं. तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है आपके आपके गवर्नमेंट हो गया, आप मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आपकी कंपनी के शेयर्स परचेज कर सकते हैं, गवर्नमेंट भी परचेज करती है, या फिर हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स जो एचएनआई क्लाइंट्स है जिनके पास ऑलरेडी पैसा बहुत है, वो लोग आपकी कंपनी के शेयर्स परचेज कर सकते हैं, शेयर्स और डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बैंक्स भी कर सकते हैं. सो बेसिकली इट इज कंबाइंड, कोई भी मार्केट प्लेस से आपके शेयर्स को परचेज कर सकता है, चाहे वो आपके इंडिविजुअल पब्लिक मेंबर्स हो, पब्लिक में से कोई भी हो, नॉर्मल पर्सन हो, या फिर वो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, या फिर वो गवर्नमेंट हो, या वो हमारे एचएनआई क्लाइंट्स हो, या वो बैंक्स हो. So whether they issue shares or debentures totally depends upon the concerned company. अब वो सारे के सारे परचेज कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, कंसर्न कंपनी जो शेयर परचेज करवा रही है, जिसके शेयर्स और डिबेंचर्स परचेज हो रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है. हाउ, क्योंकि जो ये इन्वेस्टर्स है, ये जनरली गिव दी एप्लीकेशन, वो केवल एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हैं. अलॉटमेंट का पार्ट जो है वो कंपनी के हैंड्स पे है कि किसने कितना अप्लाई किया, तो उनको किस बेसिस पे अलॉटमेंट
किया गया है. So the issue of shares or debentures totally depends on the concerned company. Got it? I hope you understand the introduction part. So now, what is IPO? Initial public offering है क्या? पब्लिक इश्यू है, पब्लिक से पैसा कंपनी में मंगाया जा रहा है. होता कैसे है? सो एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और आईपीओ इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्टॉक बाय अ कंपनी. पहली बार आप अपनी कंपनी के स्टॉक को हम यहाँ कह रहे हैं कॉमन शेयर्स, इक्विटी शेयर्स को. तो पहली बार आप अपनी कंपनी के इक्विटी शेयर्स पब्लिकली सेल आउट कर रहे हैं. सो अ कंपनी कैन रेज मनी बाय इशूइंग ईदर डेब्ट और इक्विटी. वो चाहे तो डेब्ट इशू कर सकती है या वो चाहे तो वो इक्विटी भी इशू कर सकती है. सो इफ द कंपनी हैज नेवर इशूड इक्विटी टू द पब्लिक, इट इज नोन एज एन आईपीओ. अगर उसने कंपनी ने पहले कभी भी इक्विटी शेयर्स पब्लिक में इशू नहीं किए हैं, इट इज डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, देन इट इज कॉल्ड आईपीओ. IPOs are often issued by smaller, younger companies seeking capital to expand. जनरली आईपीओ जो लॉन्च करती है वो स्मॉलर और यंगर और पोटेंशियल कंपनीज इशू करती है जो एक्सपेंशन करना चाहती है बाय सीकिंग इनटू मोर कैपिटल. जिनको मोर कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कंपनीज इस पार से हमारा क्या कर रही है, और ज्यादा पैसा पब्लिक से मांग रही है ताकि वो ग्रोथ कर पाए, वो एक्सपेंड कर पाए. जनरली कौन सी कंपनीज है? स्मॉलर एंड यंगर कंपनीज. नाउ व्हाट इज एफपीओ? एफपीओ है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर. फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर. Follow on public offer is a process by which a company which is already listed on an exchange, वो पहले ही listed हो चुकी है exchange में, वो अपने new shares मतलब further shares वो market में issue कर रही है. Issue new shares to the investors or the existing shareholders, usually the promoters. FPO is used by companies to diversify their equity base. FPO क्या है? वो कंपनीज के ऊपर बेस है. जो एफपीओ इज यूज्ड बाय कंपनीज टू डाइवर्सिफाई देयर इक्विटी बेस. एफपीओ उन कंपनी को यूज कर रही है जो अपने इक्विटी बेस को डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं, मतलब अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को वो चेंज करना चाह रही है. अब देखिए शेयर कैपिटल की ये सारी हमारी लिस्ट है, इतनी वैरायटी की हमारी शेयर कैपिटल होती है. तो पार्ट ऑफ कैपिटल ऑफ अ कंपनी दैट कम्स फ्रॉम द इशू ऑफ द शेयर्स इज है. पहले ऑथराइज. ऑथराइज मतलब कंपनी कितने शेयर्स इशू कर सकती है, मैक्सिमम कितने शेयर्स और कितनी फेस वैल्यू के शेयर्स वो इशू कर सकती है. रजिस्टर्ड और नॉमिनल कैपिटल, उसमें से वो कितने से रजिस्टर्ड है, मतलब उसको रजिस्ट्रार से कितनी परमिशन मिली हुई है. देन इशू उसने कितने किए, वो इशूड कैपिटल हो गया. इशू करना मतलब हमने कितनों के लिए, कंपनी ने कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन को इनवाइट किया है. और उसके बाद आती है हमारी सब्सक्राइब कैपिटल, मतलब अगर कंपनी ने 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट करी थी, उसमें से 12,000 के लिए क्या आ गई है, सब्सक्रिप्शन आ गया है. पब्लिक हैड अप्लाइड फॉर 12,000 और 7,000 व्हाटएवर, तो वो हो गई हमारी सब्सक्राइब कैपिटल. सब्सक्राइब कैपिटल कभी भी इशू कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकती. जितने शेयर्स के लिए कंपनी इशू कर सकती है, इशू करने के लिए एप्लीकेशन मांगी थी, उतने ही शेयर्स कंपनी सब्सक्राइब भी करवाएगी, मतलब बाकी की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है. तो सब्सक्राइब कैपिटल मैक्सिमम इशू कैपिटल हो सकती है, और अगर कम है तो उस केस में जितनी कम है वो आ जाएगी. और अगर एक सर्टेन परसेंटेज से कम कैपिटल के लिए सब्सक्रिप्शन किया जाता है तो कंपनी शेयर्स इशू ही नहीं कर पाती है, वो वही रिजेक्ट हो जाती है. तो देयर इज अ परसेंटेज मिनिमम की इतना परसेंट शेयर्स कंपनी को इशू के लिए सब्सक्रिप्शन आना ही चाहिए. उसके बाद आती है हमारी कॉल्ड अप कैपिटल. कॉल्ड अप कैपिटल मतलब अगर 10 रुपए का शेयर है तो 10 रुपए के शेयर्स में आपने क्या पूरे के पूरे 10 रुपीज एक बार में मंगा लिए हैं पब्लिक से. यू हैव कॉल्ड फॉर दैट 10 रुपीज और नॉट, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है आपका, ये बेसिकली कई पार्ट में डिवाइड होता है. लाइक मैं आपको बताती हूँ, एक स्मॉल हाईलाइट दे दूँ मैं आपको इसका. लाइक कॉल्ड अप कैपिटल में हमारा जैसे 10 रुपीज का शेयर है, हमारा जैसे 10 रुपीज का शेयर है, तो 10 में से आपको एप्लीकेशन के साथ मान लीजिए 5 देने हैं.
5 एप्लीकेशन पे देने हैं, 2 अलॉटमेंट पे देने हैं, 2 फर्स्ट कॉल, और 1 रुपये आपको सेकेंड कॉल पे देना है। मतलब जैसे जैसे मांगती है कंपनी वैसे वैसे पब्लिक को पैसा ये पे करना पड़ता है। तो अगर आपने कॉल्ड अप केवल आपने केवल एप्लीकेशन मंगाई है इस समय, तो आपकी कैपिटल हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल 10,000 शेयर आपने इशू करे हैं, तो 10,000 इंटू 5 दैट इज योर कॉल्ड अप कैपिटल इज 50,000। क्लियर? मतलब अब शेयर होल्डर ने जितने रुपए आपने मंगाए थे, देखिए साइड की बात है, एप्लीकेशन तो सभी ने दी होगी, एप्लीकेशन मनी तो एडवांस में ही आती है। उसके अलावा आपको क्या है पेड अप कैपिटल, मतलब कि आपको जितना कम है ये पैसा, मतलब जितना मांगा गया है उससे अगर कम पे किया है तो ये पेड अप कैपिटल कम होगी, और ज्यादा पे कर दिया है तो ये ज्यादा होगी। रिजर्व कैपिटल वो होती है जो कंपनी ने एक्सेस में अपने पास रिजर्व कर रखी है पहले से, जिसको वो कभी इमरजेंसी या कोई कंटिजेंसी या कोई बहुत ही प्रॉफिटेबल वेंचर आता है, ग्रोथ इन एवेन्यूज कंपनी को लगते हैं, तब वो उसे यूज करती है। सो दैट इज रिजर्व कैपिटल। So basically what are the shares is one of the equal parts into which a company's capital is divided. कंपनी की कैपिटल को हमने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है, entitling the holder to a proportion of profit। जिसमें जिसको जो जो होल्डर जिसके पास जितने भी शेयर्स है वो उतने ही प्रॉफिट उसको वो उतने ही proportion of profit का ओनर बन जाता है। So it is divided into a number of indivisible units of a fixed amount. So ये divisible unit में कन्वर्ट डिवाइड कर दिया जाता है जो फिक्स्ड अमाउंट कैरी कर रहा हूँ। अब हमारे दो टाइप के शेयर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। तो पहले हम इक्विटी शेयर डिस्कस कर लेते हैं। इक्विटी शेयर हमारे हैं द होल्डर ऑफ दी शेयर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। वो रियल ओनर्स है हमारी कंपनी के, दे हैव अ वोटिंग राइट, वो उनके पास वोटिंग राइट है, और मीटिंग ऑफ द कंपनी में उनके पास वोटिंग राइट है। दे हैव द कंट्रोल ओवर द वर्किंग ऑफ द कंपनी, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली, बिकॉज उनके पास वोटिंग राइट है, तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे अब को अपॉइंट करने में अपना रोल प्ले करते हैं। सो इक्विटी शेयर होल्डर्स आर पेड डिवाइडेड डिविडेंड आफ्टर पेइंग इट टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो भी प्रॉफिटेबिलिटी मिलती है, प्रॉफिट पे अपना शेयर मिलता है, वो उसको हम डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, so the profit which is paid to the equity shareholders is in the form of dividend। तो वो जो भी डिविडेंड कंपनी को मिलता है वो रेसिडुअल इनकम से मिलता है, मतलब सबसे पहले आपकी कंपनी को प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट पे से आपने इंटरेस्ट पे कर दिया, आपने टैक्सेस पे कर दिए गवर्नमेंट को, तो आपका आया आफ्टर टैक्स प्रॉफिट। उसमें से आप पहले डिबेंचर्स होल्डर्स को भी आप इंटरेस्ट पे कर चुके हैं ऑलरेडी, उसके बाद आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पेमेंट करेंगे, उसके बाद जो भी बचा कुचा बनेगा, जो भी रेसिड्यू बचेगा, वो किसका पार्ट है, वो किसको मिलेगा, वो मिलेगा इक्विटी शेयर्स वालों को। फिर आते हैं हमारे प्रेफरेंस शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स मोर कॉमनली रेफर टू एज प्रिफर्ड स्टॉक। प्रेफरेंस शेयर्स को हम कहते हैं वो प्रिफर्ड स्टॉक। These are the shares of a company stock with dividends that are paid out to the shareholders before common stock dividends are issued। So हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि प्रेफरेंस शेयर्स वालों को जब भी कंपनी को प्रॉफिट होगा उन्हें एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड डिविडेंड उनको देना ही देना है। और जब भी कंपनी पेमेंट करेगी डिविडेंड का, तो सबसे पहले पहले वो प्रेफरेंस शेयर्स वालों का पेमेंट करेगी, एंड आफ्टर दैट इट विल प्रोवाइड डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। सो इफ द कंपनी एंटर्स बैंकरप्सी, अगर बैंकरप्सी की स्टेज पे भी कंपनी आ जाती है, मतलब बैंकरप्सी मतलब उसके पास फंड्स नहीं है, एम्पल ऑफ फंड्स नहीं है अपनी ऑब्लिगेशंस को मीट आउट करने के लिए, जितनी भी लायबिलिटीज कंपनी को पे करनी है वो पे करने के लिए उसके पास एम्पल ऑफ फंड्स नहीं है। सो द शेयर होल्डर्स विद प्रेफर्ड स्टॉक आर एंटाइटल्ड टू बी पेड फ्रॉम कंपनीज एसेट्स फर्स्ट। सो जो शेयर होल्डर्स हैं जो प्रेफर्ड स्टॉक के हैं वो पहले एंटाइटल्ड है। बैंकरप्सी के केस में भी पहले पेमेंट किसको होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों को होगा, उसके बाद जो बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का है।
जैसे मैंने आपको इक्विटी के केस में बताया ही था कि जो रेसिडुअल पेमेंट है, चाहे वो कम है चाहे वो ज्यादा है, whether it is more or less, वो बाद में ही मिलेगा किसको, इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को, आफ्टर पेइंग ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स। अब आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर। कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के। राइट शेयर, बोनस शेयर और स्वीट इक्विटी शेयर। राइट शेयर क्या है? These are the shares issued to the existing shareholders of a company. ये शेयर्स है हमारे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को आप दे रहे हो, उन्हीं को दे रहे हैं। सच काइंड ऑफ शेयर्स इज इशूड टू द प्रोटेक्ट द ओनरशिप राइट ऑफ द इन्वेस्टर्स, ताकि उनके ओनरशिप राइट प्रोटेक्टेड रहे, इसलिए ये हम सॉरी उन्हें दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल होता क्या, कंपनी को फर्दर किसकी जरूरत पड़ी? इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ी, फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ी, और उसने ये डिसाइड किया कि हम फर्दर अपना एफपीओ लॉन्च करेंगे। आईपीओ नहीं, एफपीओ की बात हो रही है, फॉलो अप करने की। तो आप अपना फर्दर क्या करेंगे? एफपीओ लॉन्च करेंगे। एफपीओ लॉन्च करेंगे तो जाहिर सी बात है फर्दर कुछ शेयर्स मार्केट में आए एक सेकेंड कंपनी के। अब फर्दर कुछ मार्केट में शेयर्स आए तो वो एग्जिस्टिंग वाले कितना खरीद रहे हैं, या कोई नए में से ज्यादा प्रोपोर्शन परचेज कर ले और कंपनी को पता लगे, वो अलॉटमेंट कर दे, और उसकी वजह से क्या होगा? ओनरशिप चेंज हो जाएगी पिछली बार के मुकाबले में, अगली बार, क्योंकि अगली बार दोनों टाइप के इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर्स आपके प्लस हो जाएंगे। सो ओनरशिप प्रोपोर्शन विल डिफर, ओनरशिप प्रोपोर्शन विल डिफर, तो देन यू विल हैव टू डिसाइड कि मतलब कि हो सकता है कि ओनरशिप के ऊपर इम्पैक्ट आ जाए, मेजॉरिटी शेयर्स किसके पास हो। तो इसलिए पहले ही पूछा जाता है किससे? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स वालों को, उनको ये राइट दिया जाता है बिफोर गोइंग फॉर एफपीओ कि आप पहले अपने जो इनके लिए फर्दर एफपीओ के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, उसको हम कह रहे हैं राइट इशू। फिर आता है हमारा बोनस शेयर। बोनस शेयर क्या है? These are the types of shares given by the company to its shareholders as a dividend. तो क्या हुआ, कई बार कंपनी बीच बीच में डिविडेंड अनाउंस करती रहती है कि भैया कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो चलो 5 रुपए का डिविडेंड पर शेयर, 5 रुपीज पर शेयर डिविडेंड आप अपने सारे शेयर होल्डर्स को दे दीजिए। जनरली ऐसा होता है, लेकिन कई बार शेयर होल्डर्स ये चाहते हैं और कंपनी ये सोचती है कि छोटे मोटे अमाउंट को ऐसे ही शेयर होल्डर्स को देने से क्या फायदा, उसके बदले हो सके तो ऐसा कर दीजिए कि उनकी, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि उसकी वेल्थ मैक्सिमाइज हो, कंपनी में जो उसके शेयर्स है, कंपनी में जो उसके शेयर्स है वो उनकी वैल्यू इंक्रीज हो। सो उनके लिए क्या कहा गया, क्योंकि मार्केट प्राइस कंपनी के शेयर्स का लगातार बढ़ रहा है, तो हम उनको एक प्रोपोर्शनेट, फॉर एग्जाम्पल 5 शेयर्स अगर उनके पास है तो एक शेयर एक्स्ट्रा उन्हें दे दिया गया, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा बोनस डिविडेंड, जिसमें हमने डिविडेंड कैश में ना देकर क्या किया है, शेयर के फॉर्मेट में दिया है। स्वीट इक्विटी शेयर, अब ये स्वीट इक्विटी शेयर क्या है? These shares are issued to exceptional employees or directors of the company for their exceptional job in terms of providing know-how or intellectual property rights to the company. ठीक है, अब ये शेयर्स हमने किसको दिए हैं? ये शेयर्स हमने दिए हैं उनको जिन्होंने एक्सेप्शनली वेल कुछ परफॉर्मेंस करी है कंपनी के लिए, या अपने नो हाउ से या अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से कंपनी के लिए कुछ बेनिफिट्स अर्न किए हैं, कंपनी के लिए कुछ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करी है, उन लोगों को हम देते हैं क्या? स्वीट इक्विटी शेयर। सो बेसिकली टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हमारे कौन से? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, ये डिविडेंड के पार्ट पे है। डिविडेंड मतलब, क्यूमुलेटिव मतलब जिसमें पहले अगर किसी साल कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ और उसका डिविडेंड अनाउंस नहीं किया, तो नेक्स्ट टाइम जब भी कंपनी को प्रॉफिट होगा वो दोनों सालों का डिविडेंड पे करेगी। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं हमारे, वो जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तब वो डिविडेंड पे करेगी, या तो नहीं हुआ तो वो नहीं पे करेगी। पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट्स के बेसिस पे होता है, मतलब पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर मतलब जो कंपनी के प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब प्रॉफिट का हिस्सा भी उन्हें मिलेगा, और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर मतलब उन्हें प्रॉफिट का हिस्सा नहीं मिलता है। रिडेम्पशन की बेसिस पे होता है। रिडेम्पशन मतलब पेमेंट, हम प्रेफरेंस शेयर को क्या ही सर्टेन टाइम पीरियड बाद पेमेंट करेंगे। इफ वी डू दैट आर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इफ वी डू नॉट डू इट तो वो हमारा होता है नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। फिर
कन्वर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग भी होता है। कई बार हम प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो हो गए हमारे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। आफ्टर इसके लिए एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट वेल डिफाइंड एग्रीमेंट होता है कि कितने समय बाद आप ये काम करेंगे। तो अगर आप कर रहे हैं इक्विटी शेयर्स का कन्वर्जन, सॉरी प्रेफरेंस शेयर्स का कन्वर्जन इक्विटी शेयर्स में, तो वो होते हैं हमारे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। और अगर नहीं कर रहे हो तो वो होते हैं हमारे नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। सो एडवांटेजेस क्या है इक्विटी शेयर्स की और डिसएडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस पे पहले हम नजर डालेंगे तो सबसे पहली बात हमें मिलता है क्या, हाई रिटर्न। बहुत ज्यादा रिटर्न मिलते हैं इस केस में क्योंकि रेसिडुअल ओनर्स है, और सबसे ज्यादा रिस्क ये ही बेयर करते हैं क्योंकि सबसे लास्ट में इन्हें पेमेंट मिलना है, सबसे ज्यादा रिस्क ये बेयर करते हैं। और हम लोगों ने हमेशा ही सुन रखी है कि स्टेटमेंट दैट इज हायर द रिस्क हायर द रिटर्न्स। सो इनको जनरली जो मिलता है वो मिलता है हायर रिटर्न्स। सो दे आर इजीली ट्रांसफरेबल, ये किसी और को भी आप सेकेंडरी मार्केट में भी सेल आउट कर सकते हो, तो इट इज वेरी इजीली ट्रांसफरेबल एंड दीज कैन बी इजीली लिक्विडेटेड। आज की डेट में आप अपने डीमैट के अकाउंट की तरह के with the help of your डीमैट अकाउंट आप जब चाहे तब आपके बिजी शेड्यूल में, बिजी टाइम ड्यूरेशन में भी आप इजीली अपने शेयर को बैठे बिठाए अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप की हेल्प से आप उसे सेल आउट इजीली कर सकते हैं। It provides you the right to vote, right to participate in the management, and then right to choose the board of directors. ठीक है, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं है लेकिन indirectly you can elect the management of the company in the form of board of directors. Equity shareholders have the right to oppose any of the decisions taken by the board of directors. So equity shareholders के पास ये right है कि अगर वो board of directors के decision से agree नहीं कर रहे हैं, so they can oppose it. Disadvantages of equity shares. Disadvantages क्या है इसकी? It is having high risk. In the worst cases, less privilege given to equity shareholders. So अगर bankruptcy का केस है या कोई भी adverse condition है, तो सबसे ज्यादा जो लॉस होता है, जो लीस्ट प्रिविलेज मिलती है, वो मिलती है इक्विटी शेयरहोल्डर्स। So minutely you have to study the advantages and disadvantages, then you have to take the decision कि आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, या कितना प्रोपोर्शन आप अपनी मनी का इक्विटी पे इन्वेस्ट कर सकते हो, जितने मनी पे आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो। और पोटेंशियली इसमें हायर रिटर्न के भी चांसेस ज्यादा। गॉट इट? ये मैंने आपको इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से भी रिलेट करके बता दिया है। अब हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स। सो एडवांटेजेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या है कि जिसमें डिविडेंड एट अ फिक्स्ड रेट और अ फिक्स्ड अमाउंट ऑन प्रेफर्ड शेयर्स बिफोर एनी डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। तो एक फिक्स्ड रेट पे, एक सर्टेन परसेंटेज पे, फिक्स्ड अमाउंट इनको डिविडेंड के फॉर्म में मिलेगा ही मिलेगा, और इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों के पहले मिलेगा, बिफोर हैंड मिलेगा। Return of preference share capital before the return of equity share capital at the time of winding up of the company. तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों को जो रिटर्न मिलती है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले मिल जाती है। इन केस अगर आपकी कंपनी बंद हो रही है, वाइंडिंग अप हो रही है, मतलब फर्दर ऑपरेशन कंपनी नहीं करेगी, तो भी प्रेफरेंस किसको मिलेगी? इक्विटी शेयर होल्डर्स, जिनको हम ओनर कहते हैं, उनको नहीं मिलेगी, बल्कि किसको मिलेगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों को मिलेगी। सो इट इज अ हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट। तो ये क्या है? हमारा एक हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट है, having some of the characteristics of debentures and equity shares. सो ये एक हमारा हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट है, मतलब एक कॉम्बिनेशन है जिसमें हम डिबेंचर्स की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को ले रहे हैं और इक्विटी शेयर्स की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को हम इसमें ले रहे हैं। Disadvantages of preference shares क्या है? They do not provide the investor with any of the voting rights. तो डिसएडवांटेजेस क्या है इसकी? कि इन्वेस्टर को कोई भी वोटिंग राइट नहीं मिलना, वो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकते किसमें? डिसीजन मेकिंग ऑफ द कंपनी में। वो उनका कोई रोल नहीं है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करने में और उनके डिसीजन के सपोर्ट में रहने के लिए या अगेंस्ट में जाने के लिए। So if the company gets huge profits, then they won't get any extra bonus.
तो अगर एक कंपनी के पास कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं है तो इन्हें कोई एक्स्ट्रा बोनस भी नहीं मिलेगा। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस है और एडवांटेजेस है जिसको आप बेसिकली मैन्युअली स्टडी करके यू कैन गो फॉर द डिसीजन कि आपको प्रेफरेंस शेयर्स लेने हैं या नहीं। अब हम डिस्कस करते हैं इसके कुछ डिफरेंस। डिफरेंस क्या है हमारे, डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो बेसिस ऑफ डिफरेंस का आपको बता रही हूँ और फिर हम इक्विटी और प्रेफरेंस को स्टडी करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और जनरली आता भी है, इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है। सो रेट ऑफ डिविडेंड क्या है, देखो प्रेफरेंस शेयर्स के केस में फिक्स्ड है। प्रेफरेंस शेयर्स आर पेड डिविडेंड एट अ फिक्स्ड रेट। और इक्विटी के केस में क्या है, कोई कुछ पता ही नहीं है मिलेगा या नहीं मिलेगा, प्रॉफिट होंगे मिलेगा नहीं मिलेगा, और दैट टू अगर प्रॉफिट होता है तो भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, दैट इज आल्सो नॉट श्योर एंड यू कांट क्लेम इट बीइंग अ इक्विटी शेयर होल्डर। और जो परसेंटेज जिस रेट से डिविडेंड देना है, टाइम के फॉर्म में देना है या बोनस शेयर के फॉर्म में देना है, ये भी कौन डिसाइड करता है, मैनेजमेंट डिसाइड करती है। और इस पे इक्विटी शेयर्स वाले कुछ भी नहीं बोल सकते। अब मैं इसी को स्टेटमेंट के फॉर्म में बता रही हूँ, वो क्या है, the rate of dividend on equity shares may vary from year to year, ठीक है, and depending upon the availability of the profit. rate may vary और इसकी availability है हमारी depending upon the availability of the profit. एरियर ऑफ डिविडेंड क्या है हमारा, एरियर ऑफ डिविडेंड मतलब अगर क्यूमुलेटिव शेयर होल्डर्स है और पहले का कभी का डिविडेंड देना रह गया है तो दे आर एंटाइटल्ड टू हैव दैट एरियर ऑफ द पास्ट डिविडेंड टू। So the holders of the cumulative preference shares can get the area of the past dividend। और जबकि इक्विटी शेयर्स के केस में क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर्स कैन नॉट गेट द एरियाज ऑफ द पास्ट डिविडेंड, उनको वो किसी भी एरिया के लिए एंटाइटल्ड नहीं। देन हमारा है redeemability. Preference shares do not have the right to participate in the management of the company। ये management of the company में participate नहीं करेंगे, जबकि इक्विटी शेयर होल्डर्स के वालों के पास क्या है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट है। वोटिंग राइट भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों के पास नहीं है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, जबकि इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉय द वोटिंग राइट। पेमेंट ऑफ डिविडेंड में क्या है कि these shares have a preferential right to receive dividend before the dividend is paid to the equity share। इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को डिविडेंड पे करने से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को डिविडेंड पे किया जाता है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू इक्विटी शेयर्स इज मेड ओनली आफ्टर पेइंग टू प्रेफरेंस शेयर्स। Payment of dividend to equity shares is made after paying the preference shares। preference shares को पे करने से पहले इक्विटी शेयर मतलब प्रेफरेंस शेयर्स को पेमेंट करने के बाद जो डिविडेंड है वो इंटाइटल होंगे कौन, इक्विटी शेयर। कन्वर्टेबिलिटी क्या है इसकी, these shares are convertible in case अगर अलाउड है तो ये कन्वर्टेबल है, जबकि इक्विटी शेयर्स कभी भी प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट नहीं होते। सो दीज आर द नॉट कन्वर्टेबल इन्वेस्टमेंट ओवरव्यू। आप जब इश्यू कर रहे हैं शेयर्स को तो आप तीन तरीके से शेयर को इश्यू कर सकते हैं। पहले हम प्रोसेस समझ लेते हैं। पहले आपको प्रोस्पेक्टस इश्यू करना होगा। प्रोस्पेक्टस में आप सारे डिटेल मेंशन करते हैं अबाउट द कंपनी, किस तरीके से आप फंड्स को अरेंज करना चाह रहे हैं, कितना फंड अरेंज करना चाहते हैं, प्रोजेक्टेबल इन्वेस्टमेंट आपका कहाँ का होगा, आपकी कंपनी के कौन ओनर्स है, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी आपका कैसा है, उनके पास कैसा एक्सपीरियंस है, ये सब कुछ डिटेल आप अपने प्रोस्पेक्टस में मेंशन करते हैं। फिर आप एप्लीकेशन मंगाते हैं, एप्लीकेशन मंगाने के बाद आप अलॉटमेंट करते हैं, उसके बाद आप धीरे धीरे कॉल और शेयर करते हैं, मतलब पैसे पब्लिक से आप मंगाते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉल और शेयर। उसके बाद आप जब ये शेयर इशू कर रहे हैं, आप उसको तीन तरीके से इशू कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक शेयर 10 रुपीज का है तो आप उसे एट बार मतलब 10 रुपए का शेयर है तो आप मार्केट वैल्यू से 10 रुपए पे ही इशू कर रहे हैं, ये तो कहलाता है पार। फिर एट प्रीमियम मतलब 10 रुपीज का शेयर है लेकिन आप उसे मार्केट में जो इशू कर रहे हैं वो कर रहे हैं 10 + 2 पे, मतलब
₹2 10 प्लस 1 ले लेते हैं, चलिए 10 प्लस 1 पे मतलब तो ₹1 जो एक्स्ट्रा आप चार्ज कर रहे हैं वो क्या है, प्रीमियम है। आप पब्लिक से एक्स्ट्रा मांग रहे हो, क्यों? हो सकता है आपकी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हो, ये मार्केट में एक न्यूज है, एक इंफॉर्मेशन है कि अगर आप इस कंपनी के शेयर पर परचेज करते हैं तो आपको रिटर्न ज्यादा मिलने के चांसेस है, हायर रेट ऑफ रिटर्न मिल सकता है। तो उस केस में आप अपने ₹10 के शेयर को ₹1 में, या आपके पास स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, सपोर्टिंग बैकग्राउंड बहुत अच्छी है, गारंटी गारंटर्स आपके बहुत अच्छे हैं, जो अंडर राइटर्स हैं आपके शेयर के वो ज्यादा अच्छे हैं। तो अगर आप के पास ज्यादा लोगों का सपोर्ट है, बैकअप है, तो हो सकता है कंपनी थोड़ा ज्यादा चार्ज कर रही होती है, जिसको हम कहते हैं एट प्रीमियम। तो इन दिस केस 10 इज द फेस वैल्यू प्लस 1 इज द प्रीमियम अमाउंट। एट डिस्काउंट हो सकता है कि अभी इनिशियल स्टेज पे आपकी कंपनी इस पोजीशन पे ना हो कि लोग उसमें अपना मनी इन्वेस्ट करना चाहे, वो रिस्क लेना चाहे, तो आप जनरली क्या करते हो कि उस समय उसे फेस वैल्यू से हम कम में इशू कर देते हैं, दैट इज 10 - 2, मतलब ₹10 का शेयर आप मार्केट में जब लॉन्च कर रहे हो, ये फेस वैल्यू है ₹10 की, सॉरी फेस वैल्यू है और ये मार्केट वैल्यू है। तो जब आप ₹10 का शेयर मार्केट में जब यूज कर रहे हो, तो वो कर रहे हो ₹8 पे। इनिशियली आपको लगता है कि लोग मेरी कंपनी के साथ नहीं जुड़ पाएंगे बिकॉज वो इतने पे नहीं करेंगे, हो सकता है लोग इस सोच के साथ इन्वेस्टमेंट कर ले हमारी कंपनी में कि हम अभी ये शेयर हमें चीपर रेट पे मिल रहा है, ठीक है, इसलिए कंपनी कई बार इसे डिस्काउंट पे इशू करती है। और रिडीम की कंडीशन हम बाद में बताएंगे, ये केवल मैंने आपको इशू की कंडीशन बताई है कि 3 तरीके से शेयर इशू होता है, एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। पार का मतलब जितने का शेयर है उतने पे ही इशू हुआ है, प्रीमियम का मतलब प्राइस बढ़ाकर आपने इशू किया है, और डिस्काउंट का मतलब फेस वैल्यू से कम पे आप इशू कर रहे हैं। डिबेंचर्स का केस क्या है? सो अ डिबेंचर इज अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट। डिबेंचर अब एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, लॉन्ग टर्म के लिए आप बोरो कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आप पब्लिक से पैसे बोरो कर रहे हैं। इट इज यूज्ड बाय लार्ज कंपनीज टू बोरो मनी। लार्ज कंपनी से बोरो मनी करने के लिए, लार्ज कंपनीज यूज करती है इसे मनी को बोरो करने के लिए, और एट अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस पे आप पब्लिक को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेंगे। A debenture is thus like a certificate of loan or a loan bond evidencing the fact that the company is liable to pay a specified amount with interest, and although the money raised by the debentures become a part of the company's capital structure, it does not become share capital. So basically ये क्या है, एक लोन एग्रीमेंट है, एक लोन बॉन्ड है, जिसमें आप अपने डिबेंचर होल्डर्स को कंपनी लिख के देती है कि वो एक सर्टेन टाइम पीरियड बाद इनको आपको इसका पैसा भी वापस करेगी, प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस करेगी, प्लस आपको रेगुलरली इस रेट पे इंटरेस्ट, इतने रेट पे इंटरेस्ट पे किया जाएगा, जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मेंशन होता है। अगर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है तो लिखा होता है कि वो प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट हो जाएगी आफ्टर टाइम, सर्टेन टाइम पीरियड, या वो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगी आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो ये क्लियरली मेंशन होता है कि वो शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं बनेंगे और वो कैपिटल स्ट्रक्चर में आपके शो होते हैं। तो इन केस वो अगर डिबेंचर्स कन्वर्टेबल नहीं है तो आपका वो पैसा लोन में ही जाता है, और वो जो आपके डिबेंचर होल्डर्स है उनको इशू किया जाता है कि उनको रेगुलरली इंटरेस्ट मिलता रहेगा, और जब मैच्योरिटी डेट आएगी तो उनको उनका प्रिंसिपल भी रिपे हो जाएगा। अब हमारे देखिए टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स है, कैसे कैसे है, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के बेसिस पे डिबेंचर्स हमारे सिक्योर्ड है और अनसिक्योर्ड है। सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड से मतलब क्या है, देखो सिक्योर्ड बाय सम मॉर्गेज, मतलब कंपनी ने अपनी कोई वैल्यूएबल चीज, वैल्यूएबल एसेट या इन्वेस्टमेंट्स प्लेज कर रखे हैं, उसके अगेंस्ट डिबेंचर इशू कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं सिक्योर्ड मॉर्गेज। इसमें भी दो टाइप की मॉर्गेज होती है, फर्स्ट मॉर्गेज और सेकंड मॉर्गेज, मतलब जो एसेट पहली बार प्लेज पे रखी जा रही है वो, यहाँ हम उसे दूसरी बार रखते हैं।
अनसिक्योर्ड सिक्योरिटी मतलब जिसके अगेंस्ट कोई भी मॉर्गेज नहीं रखा गया है, वो जनरली ऐसे ही दे दिए गए हैं। रिडेम्पशन के बेसिस पे दो टाइप के, रिडीमेबल और नॉन रिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब जिसका प्रिंसिपल आप पे आउट करेंगे आफ्टर अ सर्टेन टाइम स्पेन, और नॉन रिडीमेबल मतलब कि उसको उसका प्रिंसिपल अमाउंट वापस नहीं होगा, बस रेगुलरली उस पे डिविडेंड पे होता रहेगा। रिकॉर्ड्स के बेसिस पे दो है, रजिस्टर्ड और बियरर। रजिस्टर्ड मतलब जो ऑन रिकॉर्ड है, बियरर मतलब जो आप फर्दर कहीं पे भी सेल कर सकते हैं, किसी को भी सेकेंडरी मार्केट में सेल कर सकते हैं। कन्वर्टेबिलिटी के बेसिस पे, कन्वर्टिबिलिटी के बेसिस पे दो टाइप है हमारे, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल का मतलब है हमारा जो कि जो शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे वो, और नॉन कन्वर्टेबल का मतलब है कि जो शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे वो हमेशा डिबेंचर ही रहेंगे, वो है नॉन कन्वर्टेबल। प्रायोरिटी, प्रायोरिटी पे हमारे दो टाइप के, फर्स्ट और सेकंड प्रायोरिटी, मतलब जिसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी शेयर डिबेंचर्स है वो फर्स्ट प्रायोरिटी हो गए, जो उसके बाद आते हैं वो सेकंड हो गए। अब डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करने के भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज है। एडवांटेजेस है जैसे कि ये हमारे फिक्स सोर्स ऑफ इनकम है, सेफ इन्वेस्टमेंट है, इसमें कोई रिस्क नहीं है क्योंकि इंटरेस्ट का पेमेंट कंपनी रेगुलरली करेगी, और उसके बाद उनका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो भी डेफिनेट होता है। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, दैट इट इज नॉट हैविंग एनी वोटिंग राइट्स इन दी मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, और इसके ये जो है डिबेंचर होल्डर्स जो है आपके, वो क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी है, मतलब उन्होंने कंपनी को लोन दे रखा है, दे आर नॉट दी ओनर्स ऑफ द कंपनी, दे आर नॉट हैविंग, दे कैन एंजॉय द राइट्स ऑफ द ओनर्स। अब हम डिस्कस करते हैं कि डिफरेंस क्या है शेयर्स में और डिबेंचर्स में। तो ओनरशिप क्या है, द शेयर ऑफ द कंपनी प्रोवाइड्स ओनरशिप टू द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को ओनरशिप राइट्स है, वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनके पास वोटिंग राइट्स भी हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी अपॉइंट कर सकते हैं। जबकि डिबेंचर्स के केस में द डिबेंचर होल्डर्स वो केवल लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, डिबेंचर होल्डर्स आर दी क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, उनको क्रेडिटर्स का स्टेटस मिला हुआ है, ना कि ओनर का। फॉर्म ऑफ रिटर्न, द शेयर होल्डर गेट द रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो शेयर होल्डर को जो रिटर्न मिलता है वो डिविडेंड के फॉर्म में मिलता है, और डिबेंचर होल्डर को जो रिटर्न मिलता है वो इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिफाई क्या करता है आपको, that the person holding shares is known as the shareholders and the person holding a debenture is known as the debenture holder, ये उनकी आइडेंटिटी है। certain certainty of return, शेयर्स के केस में देयर इज नो सर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स इन केस ऑफ लॉस, जबकि डिबेंचर्स होल्डर के केस में द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स्ड एंड इज टू बी पेड इफ देयर इज नो प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट नहीं भी होगा तो भी उन्हें इंटरेस्ट पे करना ही करना है। रिपेमेंट, रिपेमेंट इफ द कंपनी लिक्विडेट्स एंड फंड्स आर अवेलेबल। तो रिपेमेंट करना है किसका, ये कंपनी का, अगर कंपनी लिक्विडेट होती है और फंड्स अवेलेबल होंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का रिपेमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। डिबेंचर्स में क्या है, रिपेमेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम और एट दी स्पेसिफाइड पीरियड, या तो उसके रनिंग पीरियड में जब तक आपका डिबेंचर चल ही रहा है तब आप कभी भी उसका रिपेमेंट कर दीजिए, या जब वो उसका टेन्योर पूरा हो जाए, स्पेसिफाइड पीरियड कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद उसका रिपेमेंट होगा। कन्वर्टेबिलिटी क्या है हमारी, शेयर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिबेंचर्स, शेयर्स कभी भी डिबेंचर्स में कन्वर्ट नहीं होते, बट डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू shares. Control, shareholders have the right to participate and vote in company's meeting. शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट है, वो कंपनी की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है, जबकि डिबेंचर होल्डर्स डू नॉट पोजेस एनी वोटिंग राइट्स एंड कांट पार्टिसिपेट इन दी मीटिंग्स, तो वो मीटिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। प्रायोरिटी ऑफ रिपेमेंट क्या है, जाहिर सी बात है प्रायोरिटी किसको मिलेगी, डिबेंचर होल्डर्स वालों को मिलेगी। तो द शेयर होल्डर्स गेट द पेमेंट्स आफ्टर द डिबेंचर होल्डर्स गेट, ये इक्विटी शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स को ही नॉर्मली हम शेयर से डिनोट करते हैं, और जबकि डिबेंचर होल्डर्स के केस में क्या है, डिबेंचर होल्डर्स गेट द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑन पेमेंट, डिबेंचर होल्डर्स के पास फर्स्ट प्रायोरिटी ऑन पेमेंट है।
चार्ज क्या है, द डिविडेंड इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम टैक्सेबल इनकम, डिविडेंड टैक्सेबल इनकम में से डिडक्ट नहीं होता, और जबकि डिबेंचर होल्डर्स का जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल इनकम में से डिडक्ट होता है। द इंटरेस्ट इज डिडक्टेड फ्रॉम द टैक्सेबल इनकम। अब मैं बात करूंगी इसी को फर्दर ले जाते हुए कि अब आपको इसमें टैक्स प्लानिंग कैसे करनी है। So tax planning in India with reference to shares and debentures involves strategic management of investments to minimize the tax liability and maximize the returns. So basically हमें tax planning में करना क्या है, tax planning एक strategic management tool है जिसमें हम investment में जो भी जिस भी इन्वेस्टमेंट वेन्यूज में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं विद द मोटिव कि हमारी जो टैक्स लायबिलिटी हो वो मिनिमाइज हो जाए और हमारे रिटर्न्स मैक्सिमाइज हो जाए। तो ये कुछ की कंसिडरेशंस हैं, लाइक शेयर्स। शेयर्स हमारे क्या है, शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब जाहिर सी बात है, जब मैंने आपको कैपिटल गेन्स पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि इन केस ऑफ इक्विटी सेल अवे, तो जो शेयर्स आपने 12 महीने से ज्यादा परचेस कम कम परचेस किए वो तो शॉर्ट टर्म में आएंगे, और जो 12 महीने से ज्यादा आपने होल्ड कर लिए वो लॉन्ग टर्म में आ जाएंगे। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में क्या था कि गेन्स फ्रॉम द सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स held for less than 12 months are considered short term and are taxed at 15%। तो उसको हम शॉर्ट टर्म कहते हैं जिन्हें आपने 12 महीने से कम के लिए होल्ड किया है, और उस पे जो रेट ऑफ टैक्स है आपका, जो आपको टैक्स देना पड़ेगा इन केस जो भी आपको उसमें प्रॉफिट हो रहा है, जो भी उसकी कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ है, उसमें जो उसकी वैल्यू एनहांस हुई है, जितने का आपने शेयर परचेज किया था और जितने का वो अब आफ्टर होल्डिंग दैट मच आफ्टर दैट मच पीरियड उसकी जो वैल्यू अब है, उसमें जो भी आपको गेन हुआ है उस पे आपको 15% का टैक्स पे आउट करना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स क्या है हमारे, gains from the sale of equity shares that are held for more than 12 months are considered long term. So LTCG above rupees 1 lakh in a financial year is taxed at 10% without the benefit of indexation। इस पे आपको इंडेक्सेशन का मतलब इन्फ्लेशन में जो रेट में चेंजेस आए हैं उसका कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। और अगर आपका 1 लाख रुपए से ज्यादा का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, तो आपको उस पे 10% का टैक्स देना है। टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजीज क्या है अब इंडिया में। सबसे पहले आपको देखना है टाइमिंग ऑफ सेल, किस पॉइंट पे आप सेल कर रहे हैं, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप सेल कर रहे हैं। प्लान द सेल ऑफ शेयर्स टू मेक टेक एडवांटेज ऑफ लोअर एलटीसीजी टैक्स रेट बाय होल्डिंग इन्वेस्टमेंट्स फॉर मोर देन 12 मंथ्स। पहली बात तो आप 12 मंथ से ज्यादा होल्ड कर लीजिए। 12 मंथ से ज्यादा होल्ड करते ही आपका जो टैक्स ब्रैकेट है वो 15% से रिड्यूस होकर 10% पे आ जा रहा है। फिर आप टैक्स हार्वेस्टिंग का यूज कर सकते हैं, दैट इज book profits to utilize the rupee 1 lakh LTCG exemption। 1 लाख से ऊपर ही मत जाने दीजिए, ठीक है। आप 1 लाख रुपए तक के लिए, 1 लाख रुपए तक का है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। लिमिट ईच फाइनेंशियल ईयर पोटेंशियली सेविंग ऑन एलटीसीजी टैक्स, तो आपको एलटीसीजी का टैक्स बच जाएगा। यूटिलाइजिंग लॉसेस, आपको अगर पहले कोई लॉस हो चुका है कैपिटल गेन के केस में तो वो आप यहाँ से ऑफसेट कर सकते हैं। Offset capital gains with any capital losses, both short term and long term, to reduce taxable income। So basically ये तीनों ही strategies हमारी बहुत अच्छी है। ये सबसे पहली बात तो आप टाइमिंग ऑफ सेल को मॉनिटर कर लीजिए, फिर आप टैक्स हार्वेस्टिंग कर लीजिए, मतलब 1 लाख की जो आपको इंटेंशन ब्रैकेट मिली हुई है उसका एडवांटेज ले लीजिए। फिर आप अगर आपको इनकेस तो भी आप टैक्स लिमिट में आ रहे हैं तो आप अपने पुराने, अगर आपको कोई भी लॉस हो रहा है, हो चुका है, तो आप उसको भी ऑफसेट यहाँ कर सकते हैं। ऑफसेट कैपिटल गेन्स विद एनी कैपिटल लॉसेस both short term and long term to reduce the taxable income। I hope you got it. If not, you can just review or revisit this lecture। अब बात करते हैं हम डिविडेंड इनकम की। सो टैक्सेबिलिटी क्या है डिविडेंड इनकम के केस में। डिविडेंड इनकम फ्रॉम शेयर्स इज टैक्सेबल एट द इन्वेस्टर्स एप्लीकेबल इनकम टैक्स एंड स्लैब रेट। Dividend income from shares is taxable at the investor's applicable income
टैक्स स्लैब रेट। तो डिविडेंड इनकम भी टैक्सेबल जो इन्वेस्टर का स्लैब रेट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग होगी। कंपनीज नो लॉन्गर पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो पहले जो कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करती थी वो अब पे नहीं करती है। डिडक्शंस ऑफ एक्सपेंसेस क्या है? डिडक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड इन अर्निंग द डिविडेंड इनकम। Deduct expenses incurred in earning the dividend income. Example, interest on a loan taken to invest in shares up to a maximum of 20% of such dividend income. अगर आपके पास कुछ भी एक्सपेंसेस है जो आपने मतलब जो आपने डिविडेंड इनकम अर्न करने के लिए किए हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने लोन लिया है जिससे कि लोन लेके आपने मनी को इन्वेस्ट किया है शेयर मार्केट में। तो अगर आपने लोन लिया है तो उस पे मैक्सिमम ऑफ 20% का एग्जेम्पशन डिडक्शन आप ले सकते हैं। डिबेंचर्स के केस में क्या है? डिबेंचर्स के केस में डिविडेंड इनकम तो है नहीं, उस केस में इंटरेस्ट इनकम है। इंटरेस्ट इनकम है तो वो भी टैक्सेबल है। टैक्सेबिलिटी की कंडीशंस क्या है उसके लिए? इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम डिबेंचर्स इज टैक्स्ड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये भी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि इंटरेस्ट अर्न जो आपने डिबेंचर्स पे किया है वो जो उस पर जो आपका टैक्स लगेगा वो टैक्सेबल होगा, वो होगा under the head income from other sources and is included in investors total income tax as per the applicable slab rates. So डिबेंचर्स क्या है हमारा? इंटरेस्ट इनकम। तो इसमें क्या था हमारा टैक्सेबिलिटी के केस में आपको ये अदर सोर्सेस के एंड में टैक्सेबल है एंड इज इंक्लूडेड इन द इन्वेस्टर्स टोटल इनकम। टोटल इनकम का पार्ट बनता है टैक्स एज पर द एप्लीकेबल स्लैब रेट्स। टीडीएस क्या है? इंटरेस्ट इनकम ऑन डिबेंचर्स में अट्रैक्ट टीडीएस। इंटरेस्ट पे ऑटोमेटिकली टीडीएस कट जाता है, दैट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इफ इट एक्सीड्स द स्पेसिफाइड लिमिट। तो अगर वो स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा जा रहा है तो अपने आप ही टैक्स उसमें डिडक्ट हो जाता है। कैपिटल गेन्स के केस में क्या है? देखिए अब इसमें भी कैपिटल गेन हो रहा है। सो दो टाइप के कैपिटल गेन है हमेशा हमारे, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। Gains from the sale of debentures held for less than 36 months are considered short term. जो डिबेंचर्स आपने 36 मंथ से कम होल्ड किए हैं डिबेंचर्स के केस में वो कहलाते हैं हमारे शॉर्ट टर्म and are taxed at the applicable income tax slab rates। जो applicable slab rate है जिस भी टैक्स ब्रैकेट में आप फॉलो कर रहे हो वो ही रेट आपका इस पे चार्ज होगा। क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में क्या है? जो डिबेंचर्स आपने 36 मंथ से ज्यादा के लिए होल्ड कर लिए वो कहलाते हैं आपके लॉन्ग टर्म और उस पे जो टैक्स लगता है वो लगता है 20% का, जिस विद द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन। आप इसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। इंडेक्सेशन में आपको पहली क्लासेस में समझा चुकी हूँ। इफ नॉट यू कैन रिविजिट दोस लेक्चर्स एंड गेट द कॉन्सेप्ट क्लियर। सो बेसिकली अब इसमें हमारी टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजी डिबेंचर के केस में क्या काम कर रही है? सबसे पहली बात है आपकी टाइमिंग ऑफ सेल। आप अपने डिबेंचर को सबसे पहली बात तो 36 मंथ से ज्यादा का होल्ड कर लीजिए सो दैट कि आप अपने टैक्स ब्रैकेट को लोअर कर पाए और एलटीसीजी का बेनिफिट आप दे पाए। उसके बाद आपको करना है, आपको यूटिलाइज करना है लॉसेस को, दैट इज offset capital gains from debentures with any capital losses to reduce taxable income। आप अपने कैपिटल गेन को क्या करिए? ऑफसेट कर दीजिए कैपिटल गेन को किससे? पुराने कोई अगर आपको कोई लॉसेस हो रखे हैं तो आज आपकी टैक्सेबल इनकम रिड्यूस हो जाए। टैक्स इन्वेस्टमेंट, टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट्स, कंसीडर इन्वेस्टिंग इन टैक्स फ्री बॉन्ड्स। Consider investing in tax-free bonds if available, as interest earned from these bonds is exempt from tax। तो अगर आप टैक्स फ्री बॉन्ड्स पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा है क्योंकि जो आप इंटरेस्ट उस पे अर्न कर रहे हैं वो भी टैक्सेबल नहीं है, वो एग्जेम्प्टेड है टैक्स से।
सो जनरली जो आपकी टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजीज है उनकी कुछ टिप्स आपको आप रिमाइंड करवा दूं। दैट इज नंबर वन इज डाइवर्सिफिकेशन। Diversifying your investment portfolio to balance the risk and optimize tax efficiency. आप क्या करें, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्स कर लीजिए, आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्स कर लीजिए और सो दैट कि आपको टैक्स एफिशिएंट ज्यादा हो पाए। आप रेगुलरली रिव्यू करिए, दैट इज रेगुलरली रिव्यू योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एंड टैक्स इम्प्लीकेशन टू मेक टाइमली एडजस्टमेंट सो दैट आप टाइमली एडजस्टमेंट ले पाए। देन कंसल्टेशन रखिए हमेशा अपने टैक्स प्रोफेशनल के साथ या फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ, सो दैट वो आपकी जो अगर टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजीज में कुछ चेंज करना हो तो वो उसको कर पाए to your specific situation and to keep updated with any changes in the tax laws. By strategically managing investment in shares and debentures, investors can effectively plan their taxes. So, अगर शेयर्स और डिबेंचर्स में स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट किया जाए तो वो बहुत ज़्यादा टैक्सेस सेव कर सकते हैं अपने इन्वेस्टर्स के लिए, उनकी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं और उनके ओवरऑल रिटर्न को इंक्रीज कर सकते हैं।